मेरे पिता ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लोमड़ी पकड़ी जो अगली सुबह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। पिता डरकर माफी मांगने लगे, पर उसने गुस्सा करने के बजाय रोज जश्न मनाने की बात कही। 10 महीने बाद मेरी लोमड़ी माँ ने मुझे जन्म दिया। कई सालों बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ी काट रहा था तो मैंने देखा कि एक विशाल अजगर ने छोटी लोमड़ी को जकड़ रखा है। मैंने तुरंत कुल्हाड़ी फेंककर अजगर को मार गिराया। वह छोटी लोमड़ी अजगर के चंगुल से तो बच गई, लेकिन वह काफी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मैं उसे उठाकर घर लाया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। कुछ ही दिनों में वह फिर से दौड़ने लगा। उसके बाद वह लोमड़ी वहीं रुक गई। मैं खुद अनाथ था और अपना पेट पालना मुश्किल था। कई बार उसे जंगल भेजने की सोची, पर वह हर रात मुंह में जंगली फल दबाए दरवाजे पर आ जाती। कभी कभी वो जंगली शिकार भी पकड़ लाती थी। तब मुझे समझ आया कि वो अपना पेट खुद भर सकती है और मुझे तसल्ली हुई। वो छोटी लोमड़ी मेरे 18 साल का होने तक हमेशा मेरे साथ रही। उसी साल वो अचानक कहीं चली गई। मैं रात तक इंतजार करके उसे ढूंढने निकलने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आ गई। वह मुस्कुराकर बोली, क्या तुमने मेरी पोती को देखा है? मेरा दिल बैठ गया क्योंकि गांव के बाहर कोई आया नहीं था। आपकी पोती कौन है? तभी बुढ़िया हल्का सा खांसकर मुझे घूरते हुए बोली, सालों पहले मेरी पोती घर से अचानक गायब हो गई थी। मैंने सुना है कि वो अब तुम्हारे यहाँ रह रही है। मैं एकदम स्तब्ध रह गया क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही था। मैंने कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, पर उसकी नजरें रसोई घर पर टिकी रहीं। पीछे मुड़कर देखा तो छोटी लोमड़ी वहीं बैठी पूंछ हिलाते हुए उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। औरत उसे देखकर बिना कुछ कहे चली गई। रात को लोमड़ी मेरे पेट पर सो गई। अगली सुबह वह फिर गायब थी। जैसे ही मैं बिस्तर से उतरा, देखा कि मेज पर लाल कागज में लिपटे बालों के साथ एक लाल पेटीकोट रखा था। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। मैं ये सारी चीजें लेकर सीधे सरपंच के पास गया। सरपंच ने इन्हें देखकर हंसते हुए कहा, ये किसी लड़की का प्यार है, इसे रख लो। अब तुम रिश्ता मांग सकते हो। दादाजी को बताओ ये किसने दिया है। मैं हैरान था, क्या ये मुमकिन है? ये सब चीजें छोटी लोमड़ी मेरे लिए लाई थी, पर उस दिन के बाद वो फिर कभी नहीं दिखी। उसके जाने के बाद मेरा दिल खाली सा हो गया था। खाने पीने और सोने के अलावा मैं उसे पहाड़ों में ढूंढता रहता, पर कोई सुराग नहीं मिला। आधे महीने की तलाश के बाद भी जब वो नहीं मिली तो मैं निराश हो गया कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन फिर एक रात एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने अचानक सिर उठाया और उसके मुंह से एक कर्कश आवाज निकली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, वह कहीं खो गया है, क्या तुमने उसे देखा है? ये सुनकर मैं सिहर गया। पहले पोती अब पोता, सब मेरे ही घर क्यों आ रहे हैं? मैंने तुरंत कहा कि मैंने उसे नहीं देखा, पर बुढ़िया उलझन में दिखी। नहीं देखा? तो 6 साल पहले नहीं, 6 साल पहले क्या तुमने मेरे पोते को देखा था? उसकी बात ऐसी थी जैसे वह पूछ रहा था। काफी सोचा पर कुछ याद नहीं आया। गलतफहमी है, मैंने पोता नहीं देखा। ये सुनकर बूढ़ी औरत चुप हो गई, पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं डरकर पीछे हटा और सीधे सरपंच के घर जाकर सारी बात बता दी। सरपंच तुरंत हैरान होकर मेरी पीठ के पीछे इशारा करते हुए बोला, क्या उसी की बात है? तभी मुझे पीछे ठंडक महसूस हुई। मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैं डरकर सरपंच के पीछे छुप गया और सरपंच उसे गौर से देखने लगे। तुम किस गांव की हो? रात के इस समय एक छोटे बच्चे को डराना ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं अपने पोते को ढूंढने यहाँ आई हूँ। सरपंच के सवालों पर वह एक शब्द नहीं बोली, बस अजीब मुस्कान लिए खड़ी रही। तब सरपंच ने 2 अंडे देकर कहा, ये ले, अब निकल जा, दोबारा यहाँ आकर डराना मत। पर बूढ़ी औरत ने अंडों को देख उन्हें जमीन पर पटक दिया और कर्कश आवाज में मुझ पर चिल्लाई, इसी ने मेरे पोते को मार डाला है, मैं सारी जिंदगी इसका पीछा करूंगी। ये सुनते ही सरपंच ने मुझसे आंगन की बत्तियां जलाने को कहा। मैंने स्विच ऑन किया तो रोशनी होते ही साफ दिखाई दिया कि उस बूढ़ी औरत के कंधे पर एक लाल जहरीला सांप लिपटा हुआ था जो अपने दांत दिखाते हुए मुझे घूर रहा था। सरपंच घबराकर धीरे से मुझसे पूछा, बड़े पोते, मेरी नजर ठीक नहीं है, तुम देखो कि क्या उस बूढ़ी औरत की परछाई नहीं है? चेरीक। मैंने सिर घुमाकर देखा। वह बूढ़ी औरत सीधी रोशनी में थी, पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। मैं पसीने से तर हो गया और डर के मारे बस सिर हिला दिया। तभी सरपंच चिल्लाया, बड़े पोते! बेटा मत डरो, दादाजी वाली पुरानी तलवार लाओ। मैं कांप गया। मैं तलवार ढूंढने कमरे में भागा, पर काफी खोजने के बाद भी वह नहीं मिली। जब मैं बाहर आया तो देखा कि बुढ़िया की परछाई दूर जा चुकी थी। सरपंच ने घबराकर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। वहाँ कोई तलवार नहीं है, मैंने झूठ बोला था। तुमने किसी अशुद्ध चीज को छेड़ दिया है। सरपंच ने कहकर फिर घर की बत्तियां बुझाई और पूछा कि क्या मैंने कोई गड़बड़ की है। मैंने सोचा, पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कहीं तुमने उसे तो नहीं मार दिया जिसे नहीं मारना चाहिए था? मुझे 6 साल पहले की याद आई, जब छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए मैंने सफेद सांप मारा था। सरपंच यह बात सुनते ही कांप उठे। कितने बदनसीब हो, पहाड़ी चीजों को कैसे मार सकते हो? सरपंच ने कहा, कल वह मुझे ओझा के पास ले जाएंगे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने को कहा और हिदायत दी कि कोई भी पुकारे जवाब न दूं। मैंने उनकी बात मान ली और चुप रहा। आधी रात बाहर अजीब आवाजें और किसी औरत के सिसकने की आवाज आई। खिड़की बाहर एक परछाई घूम रही थी। वह अचानक खिड़की पर झुकी जैसे मुझे ढूंढ रही हो। मैं डर से जम गया। तभी सरपंच की आवाज आई, रजाई में छुपो, मत देखो।
मैंने फौरन रजाई लेकर खुद को पूरी तरह ढक लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन सिसकियों की आवाज अब भी बंद नहीं हुई थी। कभी दूर तो कभी पास सुनाई देती रही। 3 बजे के बाद ही बाहर का रोना धोना शांत हुआ, लेकिन मैं रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं कितनी देर बाद मैं धीरे धीरे सो गया। सपने में एक सफेद सांप दिखा जो मुझे घूरते हुए बोला, मेरी जान लौटा दो। मैं डरावने सपने से चौंक कर उठ बैठा। बाहर सुबह हो चुकी थी। मुखिया मुझे तांत्रिक के पास ले गया, पर रात होते ही वह पागल औरत फिर आ गई। मैं इतना परेशान था कि हर तरह से माफी मांगी, पर कुछ असर नहीं हुआ। डरावनी बात यह थी कि अगली सुबह मैं उसी पहाड़ के पेड़ के नीचे मिला जहां सालों पहले सफेद सांप मारा था। मैं मुखिया के घर 3 दिन छुपकर हर उपाय करता रहा। उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चौथे दिन चुपचाप घर लौट आया। पर घर पहुंचते ही मुखिया भी वहां हांफते हुए आ पहुंचा। पीछे आ गए मूर्ख बच्चे। दादा तुम्हें मरते नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पोते, अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हें लियू परिवार ने घेरा है और बचने का बस एक ही रास्ता है। कौन सा लियू परिवार? गांव में तो ऐसा कोई नहीं है। देखो, यहाँ 5 दिव्य परिवार हैं, हु, हुआंग, बाई, लियू और हुई। तुमने जो सांप मारा था वो लियू परिवार का था, और जिस लोमड़ी को बचाया वो शायद हु परिवार की है। अब सिर्फ हु परिवार से मदद मांगना ही रास्ता है। दादाजी, क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? इंसान और योकाई के रास्ते अलग हैं। दादा नहीं चाहते थे तुम ये चुनो, पर अब कोई चारा नहीं बचा है। मुखिया ने गोद दिखाई। और लाल पेटीकोट अभी भी है ना? कांपते हाथों से पेटीकोट निकाला। इसे संभाल कर रखो, ये हु परिवार की निशानी है। इसे लेकर ही तुम हु परिवार को ढूंढ पाओगे। बात अधूरी थी कि आंगन में सरसराहट होने लगी और मुखिया का चेहरा बदल गया। उन्होंने कुल्हाड़ी उठा ली। बैठक तक पहुंचते ही वह बूढ़ी औरत डरावनी मुस्कान के साथ सामने खड़ी दिखी। मेरा सिर झंझना उठा और पैर कांपने लगे। मैं पीछे हटने लगा, आंखों में आंसू थे। मुखिया ने रास्ता रोका और मुझ पर चिल्लाए, सुनो, अगर हु परिवार आएगा तभी गांव बचेगा। निशानी लेकर दक्षिण के कब्रिस्तान की ओर भागो। कोई भी आवाज आए पीछे मुड़कर मत देखना। मुख्य दरवाजे पर बाहर सांपों की भीड़ जोर जोर से टकरा रही थी और कुछ छोटे सांप दरारों से अंदर घुस आए थे। मुखिया ने दांत भींचकर दरवाजे को मजबूती से थाम रखा था। उस बूढ़े मुखिया को देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जेब से वह लाल पेटीकोट निकाला और पिछली खिड़की से सीधे अंधेरे में कूद गया। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक पीछे से वह लाल धारी वाला सांप पीछा करता हुआ आ गया। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और वह लगभग मेरी एड़ी तक पहुंच ही गया था। मेरा दिल बैठ गया। मैं फिसल कर गिर पड़ा। तभी झाड़ियों से एक सफेद छाया बिजली की तरह निकली। वह वही जानी पहचानी छोटी लोमड़ी थी। मैं कुल्हाड़ी उठाकर मदद करने को दौड़ा, पर तभी लोमड़ी सांप की पूंछ दबाकर घनी झाड़ियों में गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, पर जंगल के अंधेरे में रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी ठंडी हवा के साथ एक जानी पहचानी अजीब सी खुशबू आई। वह उस छोटी लोमड़ी की ही खुशबू थी। मैं समझ गया कि वह कोई आम लोमड़ी नहीं, वह सचमुच एक लोमड़ी की देवी थी। मेरा डर अब कम हो गया था, पर गांव के मुखिया दादा अभी भी मेरी मदद का इंतजार कर रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और दक्षिणी पहाड़ी की ओर तेजी से दौड़ना जारी रखा। कानों में हवा सनसनाने लगी और लगा जैसे कोई पीछे है। मैं बिना मुड़े चांदनी के सहारे पागलों की तरह भागता रहा। यह गांव का वर्जित क्षेत्र है जहाँ कोई नहीं आता। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ा, रास्ता और भी सुनसान हो गया। कब्रें थी। पोते, जरा धीरे चलो, दादा का इंतजार करो। पीछे से मुखिया की आवाज सुनकर मैं रुक गया। लगा दादा बच गए, पर तभी उनकी चेतावनी याद आई, चाहे कुछ भी हो पीछे मत मुड़ना। वह आवाज पास आती गई और मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस होने लगी। मुड़कर देखो, दादा को देख लो ना। मैं पागलों की तरह भागते हुए एक सुनसान कब्रिस्तान जा पहुंचा। तभी अचानक चांदनी की रोशनी में मुझे कब्र पर बैठी एक सफेद आकृति दिखी, जो लकड़ी की टूटी कंघी से अपने जमीन तक लटकते लंबे बालों को बार बार संवार रही थी। भाई साहब, भाई देखो मेरे ये बाल कितने सुंदर हैं, है ना? मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया जब मुझे यह एहसास हुआ कि वह सामने की ओर बैठा है। उसने अपने चेहरे से बाल हटाकर एक भयानक सफेद चेहरा दिखाया। मैं डर के मारे सीधे जमीन पर बैठ गया। गोद से लाल कपड़ा और बाल बाहर आ गए। तभी उस महिला भूत ने चीख मारी और अचानक मुझ पर झपट पड़ी। उसी समय घास से वह जहरीला सांप भी बाहर निकल आया और मेरी गर्दन की ओर झपट्टा मारा। मेरे पास सुरक्षा के लिए सिर्फ वह लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। मैं निराशा में डूब गया। तभी जमीन पर गिरा लाल कपड़ा लाल रोशनी से चमकने लगा और बालों का गुच्छा नीला धुआं बनकर आसमान की ओर उड़ गया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हवा में झपटती वह महिला भूत किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और एक दर्दनाक चीख के साथ काली धुआं बनकर वापस कब्र में समा गई। वहीं वह जहरीला सांप जैसे लकवे का शिकार हो गया हो, जमीन पर बेदम पड़ा रहा। उसमें हिलने या भागने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं अभी डरावने हादसे से उबर भी नहीं पाया था कि कब्रिस्तान में ठंडी हवा के साथ भारी और लयबद्ध नगाड़े की आवाज गूंजने लगी। आसमान से सफेद कागज के पैसे बर्फ की तरह गिरने लगे। घने अंधेरे जंगल में 2 लालटेनें जल उठीं और डगमगाती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। तभी एक बर्फ जैसी सफेद पालकी अंधेरे को चीरती हुई सामने आई। मुझे लगा शायद हु परिवार की मदद आ गई है और मैं जल्दी जल्दी पालकी की ओर बढ़ा। लेकिन मैं कुछ ही कदम चला था कि पालकी के दूसरी ओर अंधेरे से एक डरावनी आवाज आई। अरे तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आ जाओ, इस पालकी में बैठो। दादी तुम्हें घर छोड़ने के लिए आई हैं।
हवा के साथ उस पागल बुढ़िया की डरावनी आवाज गूंजी और वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर से कांपते हुए हाथ में कुछ कसकर पकड़े एक कब्र के पीछे छुप गई। शायद उसे जले हुए बालों की गंध आ गई थी, क्योंकि वो धीरे धीरे मेरी ओर ही आ रही थी। फिर उसकी काली जूतियां मेरी कब्र के ठीक पास आकर थम गईं। अब देखती हूँ कि तू कहाँ भागेगी। वह मुझे सूंघते हुए करीब आई। कुछ देर बाद बुढ़िया ने आह भरी और चली गई। उसके जाते ही मैंने चैन की सांस ली। मुखिया दादा की सलाह मानकर मैं जंगल के रास्ते ऊपर बढ़ी। चोटी पर पहुंचकर मैंने उस पेड़ के पीछे से हू परिवार की पत्थर की पटियां निकाली। मैं वहां घुटनों के बल बैठी और पेटी थामकर 3 बार माथा टेका। अगले ही पल चारों ओर तेज आंधी चलने लगी और सूखे पत्ते उड़ने लगे। तभी मेरे पीछे से अचानक एक वो बोली, इंतजार था, आ गई, चलो। तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और वह मुस्कुराई। वो बोली, मैं डोडुओ हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। अब हम एक परिवार हैं, तो फॉर्मेलिटी कैसी? मैंने राहत की सांस ली और उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन वह हाथ हिलाकर बोली, रोंग रोंग प्रिंसेस की जिद पर मैं तुम्हें लेने आई हूँ, उसी से औपचारिक रहो। आती नहीं। वह मजबूरी में हंसी। पूछा, रोंग? रूपन है। वो बोली, रोंग रोंग घर की दूसरी बेटी है, बेहद प्यारी है, सुहाग रात पर देख लेना, नाम भी सही है, नन्ही लोमड़ी। सुहाग रात पर मेरा दिल धड़क उठा। फिर मेरा लाल चेहरा देख वह मुस्कुराते हुए बोला, रस्म है कि सुहाग रात से पहले मिलना मना है। तुम घबराओ मत, रोंग रोंग बेहद खूबसूरत है। यह सुन मैं शर्म से लाल हो गई और कुछ बोल न सकी। हम देर तक चुपचाप चलते रहे। तभी रोशनी से जगमगाता एक बंगला दिखा, जहाँ नौकर खड़े थे। मैं जैसे ही अंदर बढ़ी, मेरी नजर ऊपर की खिड़की पर पड़ी। लगा कोई झुका हुआ मुझे देख रहा है। गौर से देखने पर इसका आभास हुआ। वह लाल कपड़े पहने और सिर पर मुकुट लगाए एक लड़की थी, जो खिड़की से चुपके चुपके मुझे देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि मैंने उसे देख लिया है, वह शर्माकर अपनी आस्तीन से चेहरा छिपाने लगी। क्या वह वही छोटी लोमड़ी थी? अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए मैं डोडो के साथ आगे वाले कमरे की ओर बढ़ गया। वहाँ कई लोग बैठे थे और मैंने उन्हीं दादी को देखा जो अपनी पोती को ढूंढने मेरे घर आई थी। डोडो ने परिचय कराते हुए कहा, ये मेरी माता है। मैंने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। वह मुस्कुराई, पर उनकी दयालु मुस्कान में एक अजीब सा रौब था। डोडो ने मुझे बाकी लोगों से भी मिलवाया और फिर दादी ने बोलना शुरू किया, डोडो, बाहर दरवाजे पर लियू परिवार पर नजर रखो, उन्हें अंदर मत आने देना, खाना लग गया है, सब अपनी जगह बैठ जाएं। कमरे में अकेले होते ही दादी का चेहरा गंभीर हुआ और वे बोली, बच्चे, मुझे सब पता है, शादी तक वह कभी भी बाधा डाल सकता है। तुमने मेरी बेटी को बचाया है, इसलिए हम मदद करेंगे, पर हमारा परिवार परंपरा नहीं तोड़ सकता। रस्म से पहले की जिम्मेदारी तुम्हारी है। डर से पैर कांप रहे थे, पर हिम्मत कर सिर हिला दिया। मुखिया जी को बचाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। वृद्धा का शरीर हल्का सा कांप उठा। फिर उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, हू परिवार से जुड़ना असाधारण है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर बुढ़िया ने मुझे दूल्हे का जोड़ा पहनाया। बाहर निकलते ही मैं पालकी में बैठ गया। गली में कुछ दूर जाते ही अचानक बाहर से एक अजीब सवाल जैसी आवाज आई, शादी का जश्न। पालकी रुकी। डरते हुए मैंने पर्दा हटाया। बाहर ढोंढुआ चिल्लाई, बदतमीजी मत करो, यह हू परिवार का इलाका है। अचानक न जाने कहां से एक चीज निकल आई। एक लाल सांप फुर्ती से पालकी में घुस गया और मेरी कलाई पर काट लिया। दर्द के मारे मैं जोर से चीख पड़ी और फिर मेरी चेतना धुंधली होने लगी। हू परिवार के नौकर मुझे सहारा देकर हॉल तक ले गए। जब दोबारा होश आया तो खुद को एक कमरे में पाया। कमरा शादी के लाल प्रतीकों से सजा था और बिस्तर पर घूंघट वाली दुल्हन थी। यह शादी का कमरा था। मुझे सांप का काटना याद आया तो कलाई देखी, वहाँ दवा लगे दांतों के निशान थे। मुखिया की बात याद आई कि मेरी शादी हो चुकी है। सांपों के डर से मैं तुरंत बाहर जाने के लिए बिस्तर से उतरी। बिस्तर पर दुल्हन बोली, मैं मुखिया दादा को खोजने चली। ये कहकर मैंने दरवाजा खोला, पर बाहर खड्डी डोडुओं ने मुझे तुरंत रोक लिया। मत जाओ, तुम्हारे जाने पर मेरी रोंग रोंग का क्या होगा? उसने मुझे सीधे कमरे के अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, दुल्हन फिर से बोल पड़ी, आज रात तुम गए तो मैं रो पड़ूंगी। मैं उसे शांत कराने लगी। मिलकर आती हूँ, पर वो। उसने कहा, मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती। यकीन न होने पर मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो बाहर से बंद था। तभी उसने फिर कहा, साथ चल, तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। क्या ऐसा मुमकिन है? उसने धीरे से कहा, माँ ने कहा था कि लाल घूंघट उठाकर हमें साथ जाम पीना है, तभी सब ठीक होगा। तुम बहुत झंझट करती हो। मैंने घबराकर बिना देर किए बिस्तर के पास जाकर उसका लाल घूंघट उठाना चाहा, पर उसने फिर साफ मना कर दिया और नाराजगी में बोला, हाथ मत लगाओ, छड़ी इस्तेमाल करो। हैरान थी, ये औरत बहुत सख्त है।